प्रश्न संख्या पहला है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लचीला पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। कौन सी दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। आत्मकेंद्रिता या फिर जिसे स्वलीनता कहते हैं, या फिर डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आसान प्रश्न है, इसे कहते हैं हम लोग ऑटिज्म, या फिर हिंदी में कह लें तो स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें और बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विविधता को महत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसंगठित किया जा सकता है। एक में दिया है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, 2 में है अध्यापक के संवेगों द्वारा, और 3 में दिया है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या फिर बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन द्वारा। तो इसमें पहला दिया है जो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, ये राइट है। और फिर दूसरा दिया है अध्यापक के संयोजकों द्वारा, ये भी राइट है। और 3 में दिया है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये भी राइट है। बाकी यहाँ पे जो दिया है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो ये गलत दिया है। तो इसमें जो 5 नंबर के प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। छः नंबर का प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें अच्छे से और बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। इसमें जो बी दिया है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपने चाहिए। प्रश्न संख्या 8, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए, इस पे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ये नहीं नहीं दिखता है और जो है गलत हो जाता है प्रश्न। तो देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए।
तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ये जो है नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लिया अच्छे से और बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, उन सब प्रत्यय को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। ये जो है, इससे जो है अगर आप जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को जो है सफल समावेशन में शामिल करना चाहते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वलीनता। जितना हो सके एक ही समय सारणी या फिर दिनचर्या में लिप्त रखें। ग्यारह नंबर का प्रश्न पूछा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन में कौन सा कथन जो है बाल विकास के संबंध में सही दिया है? तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, इसे ही प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट भी कहते हैं हम लोग, शरीर के केंद्र से होते हुए बाहर की तरफ। प्रश्न संख्या 13, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन में दिया गया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। कारण या फिर तर्क दिया है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है? तो इसमें जो है कथन दिया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये राइट है। और कारण, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 14, यहाँ पे जो है आपको खाली स्थान दिया गया है और पूछा है, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि खाली स्थान शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो इन दोनों खाली जगहों के स्थान पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पे आएगा लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। 15 नंबर का प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है बहुभाषी कक्षा के लिए कौन सा जो कथन है वो उपयुक्त है।
चारों ऑप्शन आप लोग देख लें। तो इसमें जो दिया है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। कौन सा जो कथन है वो मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, मूल्यांकन के सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। 18 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो आसान प्रश्न है, सबसे बन गया होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो इसमें जो सही रूप से सुमेलित है ये है ऑप्शन बी, अच्छा लड़की अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास जो कि दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। 20 नंबर का प्रश्न कथन और कारण पे बेस है, देखते हैं इसको। कथन है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कारण, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो आपको बताना है कथन और कारण में जो है चारों ऑप्शनों में क्या सही है। तो दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है समीप दूराभिमुखी प्रोक्सिमोडिस्टल। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 जो कथन है वो विकास के बारे में सही है, एक गलत है, तो वही बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन सी, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये जो है वो गलत है। बाकी तीनों ए, बी और डी सही हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कथन और कारण। कथन दिया है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। कारण, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो कौन सा जो ऑप्शन है सही है कथन और कारण में? तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24, मूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं,
इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकरण करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर, जिसे कि पारंपरिक नैतिकता कहते हैं, कि तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की संरचना क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन, समायोजन। 27 प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो इसे स्कीमा कहा जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो कौन सा जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो ये है गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षा में साम्यता। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के मॉडल पेपर नंबर 2 के पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग को कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।